यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन को 1 नंबर दिया है। ये लिथियम कुछ कंपाउंड है, ठीक है, लिथियम एलिमेंट है। इसका कंपाउंड, इसका नंबर कुछ 3 है, बेरिलियम का नंबर 4 है, कार्बन का नंबर आपका 6 है, नाइट्रोजन का नंबर आपका 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, कोबाल्ट का यहाँ पर नंबर 27 है, निकल का नंबर यहाँ पर 28 है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं उसके ऊपर लिख रखा है उनका नंबर। तो जो वो नंबर आपका होता है दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ओके, नाउ लेट मी जस्ट आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एनीवन? Number of protons and electrons. फैंटास्टिक। ठीक है, तो वी हैव सीन वन थिंग। सबसे पहले जो हमने कार्बन को डिटेल में देखा था, ठीक है, हमने कार्बन चैप्टर जब करा था तो हमने ऐसा कुछ कहा था कि यहाँ पर उसका सेंटर होता है, ठीक है, उसको हमने कहा था न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, हमने ऐसी शेल्स बनाई थी, याद है कि नहीं है सबको? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, हम क्या कर रहे थे, फिर हमने कहा था यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? Proton and neutron. Proton and neutron. Protons and neutrons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? Positive. Positive. और न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? No charge. No charge. No charge. ये चीज क्लियर है। और जो नेगेटिव कंपाउंड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एक और चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। दीस आर योर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इतनी चीज हमारी क्लियर थी। उसके बाद हमने देखा था कि जितने भी मतलब कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग करी थी कि 1 से जब हम स्टार्टिंग करते हैं, हाइड्रोजन का था एटॉमिक नंबर दैट इज 1। हमने पहले क्या करा, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया। ठीक है, हमने किसी एक वेट को, जैसे कि हम क्या करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या फिर हम कुछ भी सामान जब वेट में लेने जाते हैं तब हम उसको कहते हैं 1 किलो दे दो, या फिर हाफ किलो दे दो, या फिर पाव भर दे दो। ठीक है, तो जो चीज हमने डिसाइड कर रखी है किलो, 1 kg, तो 1 kg एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड कर रखा है कि 1 kg मतलब कि हम उसको मानते हैं, उसको आधा किलो कह देते हैं, 1.5 किलो कह देते हैं, 2 किलो 2 kg कह देते हैं सिंपली। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर टोटल 1117 और 1119 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, हम 1119 ही कंसिडर करते हैं, आधे डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, अब इतने एलिमेंट्स को मतलब कंपेयर करने के लिए हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड एटम बनाया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एटम लिया, वो लिया हमने कार्बन। कार्बन का जो वेट था, ठीक है, उसको वेट को हमने 12 से डिवाइड करा, कार्बन के वेट को। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो कार्बन के जो भी कार्बन का एटम का मास आ रहा था उसको हमने 12 से डिवाइड करा, तो हमको मिला ये जो इक्वल चीज हुई, ये हाइड्रोजन के मास के बराबर हुई। जब हमने कार्बन के 12 वन बाय पार्ट को वापस डिवाइड करा, ठीक है, वो हाइड्रोजन के बराबर हुई। और फिर जब मतलब कि फिर हाइड्रोजन के मास से हम मतलब कि क्या करने लग गए, हर चीज को कंपेयर करने लग गए। तो हमें पता पड़ा हीलियम इसके डबल मास का होता है। फिर उसके बाद 4 जो आता है लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम से भी डबल होता है। हीलियम के अगर 2 मास होंगे तो वो बेरिलियम के बराबर होगा। तो ऐसे करते 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 हम मतलब कि एक पूरा एक इक्वेशन बना दी हमने कि सबसे जो पहला है, सबसे मतलब कि कम मास वाला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम उसका डबल, फिर आया लिथियम उसका मतलब कि इससे ज्यादा, देन आया बेरिलियम जिसका होता है 4। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ठीक है, अब आपको थोड़ी चीजें पीरियोडिक टेबल में समझ में आएगी। तो सबके ऊपर यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ है, लिथियम के ऊपर 3 लिखा हुआ है, बेरिलियम के ऊपर 4 लिखा हुआ है।
सोडियम के ऊपर 11 लिखा है, मैग्नीशियम के ऊपर 12 लिखा है। फिर हम इधर चलते हैं, बोरोन के ऊपर 5 लिखा है, कार्बन के ऊपर 6 लिखा है, नाइट्रोजन के ऊपर 7। ठीक है, तो ये जो चीजें लिखी हुई है ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जिससे कि कार्बन पढ़ा था, ठीक है, तो कार्बन में हमने देखा था कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, सिंपली हमने लिया था 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने लिया था 6। ओके, अब ये एटॉमिक नंबर आया कहाँ से था, तो एटॉमिक नंबर होता क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों आपका वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन जितने हो या फिर न्यूट्रॉन जितने हो। तो कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर था उसमें थे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि फिर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर आया वो हमने लिख दिया यहाँ पर 6। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स थे या फिर जितने न्यूट्रॉन्स थे उससे हमने निकाल लिया यहाँ पर एटॉमिक नंबर सिंपली। ओके, फिर दूसरी टर्म जो एक आती है मास नंबर। तो मास नंबर जो बच्चों आपका होता है दैट इज इक्वल टू योर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने होते हैं वो सिंपली हो जाता है आपका मास नंबर। तो आपने जो भी केमिस्ट्री में कंपाउंड देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कार्बन लिखा आपने, ठीक है, कार्बन हम लिख देते हैं जितना भी इतना बड़ा कर देते हैं। ओके, इसके आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऊपर साइड मतलब कि लिखा रहता है कुछ 12 और नीचे साइड आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा रहता है कुछ 6। ऐसा देखें कंपाउंड्स मतलब कि पूरे फॉर्म में दिए होते हैं, कंप्लीट फॉर्म में। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स? बच्चों आर यू देयर? 1 2 3 माइक टेस्टिंग। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, जो नीचे चीज आपको दिख रही है दैट इज योर एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है 12 तो दैट इज योर मास नंबर। तो ये चीज दे रखी है 6 और 12, इससे हमको ये पता चल जाता है कि 6 जो दे रखा है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से आपको क्या पता पड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। उसके बाद आपको क्या पता पड़ा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं, और फिर जो मास नंबर है ऊपर जो दे रखा है उससे आपको पता पड़ता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। यहाँ पर ये चीज गलत है, ये न्यूट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक चीज, न्यूट्रॉन नॉट, इट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई क्या हो रहा था? Yes, sir. अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं हमने एक्चुअली एक चीज वो भी देखी थी KLMNO। ठीक है, कि जो पहली शेल होती है उसको आप कहते हो के शेल, राइट। ये चीज देखिए कि नहीं देखिए, ये पहली शेल है, अरे इसको आप बोलते हो के, इसको आप कहते हो L, इसको आप कहते हो M। तो ये जो शेल्स होती है इसमें फिल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो पहली शेल होती है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे लास्ट टाइम, जो कि होता है 2n²। अगर फर्स्ट शेल है, ठीक है, अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो मुझे बताओ फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. 2. ओके, सेकेंड शेल अगर होगी तो 8. 8. 8. ओके, थर्ड शेल होगी उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 16. 80. 18. 18. ओके, फोर्थ शेल होगी उसमें मैक्सिमम कितने आएंगे? 32. 32. ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो आपने जो निकाला है फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन के पास होंगे एक इलेक्ट्रॉन, सिंपली वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन उसके पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर
आपको दिख जाएगा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब एटॉमिक नंबर 2 हो गया, अब जैसे ये एटॉमिक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हीलियम का एटम हो जाएगा यहाँ पर। फिर जैसे कि अगर 3 हो गए तो ये हो गया लिथियम। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हो जाएगा बेरिलियम। फिर अगर 5 हो गए, सेकेंड शेल में एक्चुअली 8 आ सकते हैं, अभी कितने आए 1 2 3, तो ये हो गया बोरोन। अगर यहाँ पर 6 हो गया है, ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे जैसे एक एक में इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कार्बन का एटम। फिर अगर और इंक्रीज करा तो ये हो गया नाइट्रोजन का एटम। एक और ऐड कर दिया तो ये ऑक्सीजन का एटम। फिर उसके बाद अगर और ऐड कर दिया तो ये फ्लोरीन का एटम। और लास्ट में मतलब अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो गए, तो ये आपका हो जाएगा हीलियम के बाद जो आता है नियॉन, तो ये हो जाएगा नियॉन का एटम। तो सिंपली यही चीज यहाँ पर बिल्कुल बेसिक काम करती है कि एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन इंक्रीज होता जाता है और आपको क्या मिलते रहते हैं, अलग अलग आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एटम में इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपको मिल गई ऐसी पूरी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आपको ये सामने प्रेजेंट है, ठीक है, सबके ऊपर नंबरिंग करी हुई है। तो मतलब कि जैसे कि हम कोई सा भी आप नंबर ले लो, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर आयरन, ठीक है, आयरन के ऊपर लिखा है 26, तो आयरन के पास मतलब होंगे बच्चों 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और देखते हैं जैसे कि यहाँ पर है फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, तो यहाँ पर ऊपर दे रखा है 14 15, सल्फर के ऊपर दे रखा है 16। तो इट मींस कि सल्फर के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे 16 सिंपली। ओके, अब यहाँ पर जो चीज दूसरी देखने लायक है और क्या बाकी है, एक और चीज बता देता हूँ। ओके, ये हो गई शेल्स में मैक्सिमम कितने आते हैं। जैसे ही मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज होंगे उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नेक्स्ट शेल में आएंगे, तो सेकंड शेल में आ जाएंगे 8। अब जो उसके नीचे जो थर्ड शेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 मतलब कि आपके थर्ड शेल में आएंगे। फिर जब ये भी शेल भरा जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट शेल में मतलब कि फिर हम 32 इलेक्ट्रॉन्स को फील करेंगे। ऐसे ऐसे मतलब कि क्या होता जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, मास नंबर इंक्रीज होता है और शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो अलग अलग एलिमेंट्स हमको मिले। अब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स आपस में जब मिलते हैं तब हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। जैसे आपने सुना होगा NaCl, तो NaCl क्या होता है, सॉल्ट है आपका, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है। अब वो कंपाउंड है आपका, वो जो जिससे मिलके बना हुआ है वो एलिमेंट से मिलके बना है, कि उसमें सोडियम था एलिमेंट और क्लोरीन उसमें दूसरा एलिमेंट था, और दोनों जब मिक्स हो गए तब बन गया सोडियम क्लोराइड, आपका कॉमन सॉल्ट सिंपली। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, अच्छा लग रहा है, यहाँ तक समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में ही मैं आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये पूरे एलिमेंट्स जो हैं आपके 190, इसको हमने एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सारे एलिमेंट्स को। जो हमने डिवाइड करा है वो करा है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये येलो लाइन दिख रही है ये साइड में, ठीक है, इस साइड में जो येलो लाइन दिख रही है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टैलेनियम एंड पोलोनियम। तो ये जो ये लाइन आपको दिख रही है जिगजैग लाइन, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ जिगजैग लाइन की, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ऊपर यहाँ साइड ऊपर, इसके ऊपर, वो सब बच्चों नॉन मेटल हैं। ये क्या है सारे एलिमेंट्स? Non-metal. 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 इसके ऊपर मतलब कि मैं किसी को भी पूछ लूं क्लोरीन क्या है मुझे बताओ, तो क्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल है? Non-metal. Non-metal. ओके, आयोडीन क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? मेटलॉइड है। Non-metal. Non-metal. नाइट्रोजन क्या है? Non-metal. ठीक है, तो ये
ये जो जिगजैग लाइन है इसके ऊपर जो भी है, राइट साइड में जो भी है, ऊपर जो भी है, वो सब हो जाएंगे आपके नॉन मेटल। और इसके लेफ्ट साइड जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम से लेके ये पूरा लेफ्ट में, मैं जितना एक्सट्रीम लेफ्ट तक जाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक, तो ये सब बच्चों आपके हैं मेटल्स। ये सारे आपके हैं मेटल्स। ये क्या है, जैसे कि ये लिथियम जो हो गया, ये भी मेटल है। सोडियम जो है मेटल है। कैल्शियम जो है मेटल है। ये यूट्रिनियम जो है मेटल है। ये मोलिब्डेनम है, मेटल है। ये OS जो है, ठीक है, ऑस्मियम मेटल है। यहाँ पर आ गया प्लेटिनियम 78 नंबर पे, ये रहा प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम भी मेटल है। उसके बाजू में आपको दिख रहा होगा गोल्ड, तो गोल्ड भी आपका मेटल है। मरकरी, तो मरकरी भी आपका मेटल है, ठीक है। तो ये एक लाइन से को देखकर ही आप पीरियोडिक टेबल में बता सकते हो कि लाइन के लेफ्ट तरफ है मेटल्स, लाइन के राइट तरफ है आपके नॉन मेटल। और जो है ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये है आपके मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स इनको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स भी हैं और ये नॉन मेटल्स भी हैं, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो इनको हम कह देते हैं मेटलॉइड्स सिंपली। या फिर हम इसको कहते हैं सेमी मेटल्स भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि ये आधे बिहेव करते हैं मेटल्स की तरह और आधे बिहेव करते हैं नॉन मेटल्स की तरह। क्लियर, समझ में आया? इस पीरियोडिक टेबल में देखते से ही आप बता सकते हो कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ये एलिमेंट्स के बेसिस पर ही, सिंपली एक पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब मुझे जैसे आप बताओ, आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें कैल्शियम जो है वो क्या है, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड? मेटल 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 ओके, कार्बन? नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल ओके, आयरन? मेटल 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 ओके, ठीक है। अब इसमें से सबसे ऊपर जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को कभी हम यहाँ पर प्लेस करते हैं इस साइड पर, और कभी हम इसको हीलियम के पास यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर प्लेस करते हैं। तो हाइड्रोजन की एक्चुअली जो मतलब हाइड्रोजन बिहेव करता है, तो हाइड्रोजन को ना तो हम मेटल में लेते हैं, ना ही नॉन मेटल में लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, कभी वो मतलब कि यहाँ पर मेटल जैसे बिहेव करता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम की तरह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और कभी वो क्या करता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की तरह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पर एक्चुअली दोनों की तरह प्रॉपर्टीज रहती है, तो हाइड्रोजन की एक्चुअली लोकेशन फिक्स नहीं है इस पीरियोडिक टेबल में, तो उसको मतलब कि अभी हम कंसिडर नहीं करते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है या मेटल है, सिंपली, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है आपकी, जब वो गैस फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है, तब हम जनरली उसको नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। ओके, व्हाट इज लीव मॉर्टन 116? ओके, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ओके 116, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली जो है, ठीक है, BCG सब टीपो, ये जो लाइन है, ठीक है, उसके नीचे भी जो आ रहा है ना, ठीक है, जैसे कि लीवर मोर्फोयम आ रहा है 1118, ओके, उसके पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर एक 1113 देखो, सब 1114 देखो, 1115 देखो, और 1117 देखो, 1118 देखो, क्या लिखा हुआ है उस पर? अननोन अननोन अननोन। इसका मतलब ये होता है कि ये पीरियोडिक टेबल जो हमने लिख रखी है, ठीक है, ये पीरियोडिक हम टेबल हमने बहुत लिख रखी है आगे तक, इसमें जो आधे कंपाउंड सॉरी एलिमेंट्स हैं वो अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, लेकिन हम उसको बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर है 113, तो इसके मतलब कि इसके पास होंगे इसके पास मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसके पास प्रोटॉन भी होंगे और इसके पास सब होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने साफ कह दिया था कि जैसे कि पोलोनियम है इसके लेफ्ट तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो लिवोमोरियम है 116, वो भी हम एज अ मेटल ही कंसिडर करेंगे। ये जो लाइन ऐसी जा रही है ना, इसको स्ट्रेट लाइन खींच दो आप यहाँ से, बोरोन से लेके 118 जो कंपाउंड है यहाँ तक, मतलब कि आप एक, ठीक है, अब 1117 जो UUS है, ठीक है, यहाँ से लेके ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन ले लो जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो इसके लेफ्ट तरफ जो भी आ रहे हैं डायरेक्टली वो सब मेटल, राइट साइड जो भी आ रहे हैं वो सब नॉन मेटल, सिंपली,
और ये जो लिमोरियम है वो भी आपका मेटल ही है, ठीक है। ओके, अब मुझे जैसे कि ये एक सीरीज ये दिख रही है पूरी, नीचे है, एक अलग रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये लैंथेनाइट लिखा हुआ है और एक्टिनाइट सीरीज लिख रखी है। इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, 57 से 71 लिख रखा है, और जो 89 से 103 लिख रखा है ना, वो यहाँ पर फिट होती है ये टेबल, और ये थोड़ी और आगे खिसक जाती है राइट तरफ। ये 72 और 104 है, ये टेबल थोड़ी राइट तरफ शिफ्ट हो जाती है, और ये पूरे 10 एलिमेंट, सॉरी ये पूरे 18 एलिमेंट्स यहाँ पर फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग टेबल नहीं है, ये टेबल इसके अंदर ही इंक्लूड होती है। ओके, सर उन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों बोलते हैं? ओके, ये एक्चुअली सीरीज जो है जिन साइंटिस्ट ने निकाली थी, ठीक है, जो जिसने डिस्कवर करी थी, तो लैंथेनाइट जो थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने करी थी, तो उनके नाम पर ये पूरी सीरीज दे दी। और एक्टिनाइट्स भी ऐसे ही साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सीरीज बता दी थी कि इनका एटॉमिक नंबर ये होता है, इनको ऐसे हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, तो इसलिए उनको ये पूरी सीरीज को एक्टिनाइट किया दिया। ओके, अब इसमें हम जो कुछ कॉमन चीजें बात कर लेते हैं। ये एलिमेंट जो है हमको 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। 30 तक मतलब कि ये जो है इनको बाय नेम हमको याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो वो है आपका हाइड्रोजन। ओके, ये क्या है? हीलियम, ओके, ये क्या है? लिथियम, लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 क्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, नियॉन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, 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 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कैंडियम, इंडियम, कैरियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वनेडियम, वनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, निकेल, निकल, कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक, ठीक है। जिंक, अब आपके अबे तू खाली काबरे टाकली साडी ओके, अब ये जो ओली झाली सीरीज है, ठीक है, वो कम से कम आपको 18 तक या फिर 20 तक याद होनी चाहिए। अब इसको जैसे कि याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। 18 तक ये नॉर्मली याद हो जाती है कि पहले तो है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, फिर ये लास्ट जो रहती है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये आपको 18 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका सीरीज चलो एक रिदम में बना दूंगा, जैसे कि मुझे है ना पूरी पीरियोडिक टेबल याद है। जैसे कैसे? अरे किसका माइक चालू है? ओके, अब जैसे कि हमारी पहली सीरीज है, आप देखते हैं, हम अभी हमने देखा था कॉलम वाइज, एक होता है रो वाइज। तो जैसे कि आपको हाइड्रोजन के नीचे जो पूरी रो दिख रही है, पूरी कॉलम जो दिख रही है, कॉलम नंबर 1, ठीक है, उसको कैसे याद करते हैं? तो उसका एक अलग फॉर्मूला है कि हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप। जो दूसरा कॉलम है उसको हम कैसे याद करते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। जो हमारा थर्ड कॉलम है, ठीक है, यहाँ के बाद मतलब इस 1-2 कॉलम के बाद यहाँ पर डायरेक्ट 13 कॉलम आ जाता है, ठीक है। 3 से लेके हम 12 तक थोड़ा सा हम इसको ओमिट करते हैं, डायरेक्ट 13 पे जाते हैं। तो यहाँ पर होता है बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बैंगन, आलू, गोभी इन थैला,
जो कार्बन वाली फैमिली है, ठीक है, तो ये कार्बन की फैमिली उसके नीचे हो जाएगी। जैसे कार्बन, कैसे गीत सुनोगे प्रभु जी, ठीक है, तो मतलब कि कार्बन फैमिली को याद करने के लिए एक अलग टेक्निक है कि कैसे गीत सुनोगे प्रभु जी। और फिर जैसे कि लास्ट है नाइट्रोजन फैमिली है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ऐसा भी याद कर सकते हैं। मतलब कि सबकी मतलब कि एक रिदम अगर आपको याद हो जाएगी तो वो सिंपली आपको याद हो जाएगी। आपको 20 तक ऐसे याद करने हैं। जैसे लास्ट वाली भी मुझको याद है कि जैसे हीना, नीना और करीना सब रानी की जेरोक्स, ठीक है। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, आर्गन मतलब और, करीना क्रिप्टन, जिनॉन मतलब जेरोक्स, और आरएन मतलब रानी। तो हीना, नीना और करीना जेरोक्स रानी की। सिंपली मतलब कि एक मतलब कि कुछ ऐसा पैटर्न याद करने का होना चाहिए, ठीक है। आपको जैसे कि 18 तक ये टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी फिर 11th में, क्योंकि 11th में ये टेबल मतलब कि 30 तक आती है, 40 तक आती है। अब 30 के बाद भी मतलब कि एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि यहाँ पर जो मेन एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, जो कि हमारे यूज में आते हैं, जैसे आप देख रहे हो 78 नंबर पर प्लेटिनियम है, 79 पर गोल्ड है, 80 पर मरकरी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये 3 एलिमेंट भी हमारे मेन हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप कम से कम 10 तक पहले याद करो, ठीक है। सबसे पहले तरीका होना चाहिए 10 तक। तो हाइड्रोजन, हीलियम तो हमको ऐसे ही याद हो गया। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तो एक्चुअली बाय स्पीकिंग याद हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 तक पहले याद करना और फिर आप 18 तक याद करना, ठीक है। आपको जैसे जो भी पैटर्न पहले आप अपने क्रिएट करना, ठीक है। आप कुछ सोचना ऐसा, अगर नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी आएगी तो मैं आपको, मैंने कैसे याद करा था तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप ट्राई करना 10 तक याद करने के लिए, तो उसका कुछ पैटर्न होना चाहिए कि 10 तक आपको ये याद होनी चाहिए, फिर 20 तक याद करना, ठीक है। तो आपको हेल्प बहुत अच्छी मिलेगी नेक्स्ट क्लास में लिए 11th में और 12th में। केमिस्ट्री मतलब कि इतनी टफ नहीं लगेगी नेक्स्ट। ओके, ठीक है। तो अब हम एक्चुअली हम हमारा चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। एक मिनट वेट करना, मैं मेरी प्रेजेंटेशन खोल लूँ एक बार। Okay, there you go. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, सबसे पहले चीज जो हम देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। मेटलॉइड्स आपके 10th में इतना नहीं है, तो सिंपली वी विल डिस्कस ओनली मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, सबसे पहले मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी होती है वो हम चीज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन एज मेटल्स आर सॉलिड्स। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सब मेटल्स होते हैं। तो जो भी आप आसपास देख सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आधी चीज जो हम सराउंडिंग्स में देखेंगे वो होंगे कंपाउंड्स की फॉर्म में या फिर मिक्सचर फॉर्म में। तो हम अभी एलिमेंट्स को ही देखेंगे। तो जितने भी मेटल्स हैं, हम जब पीरियोडिक टेबल वापस ध्यान से देखते हैं तो सोडियम जैसे है सॉलिड होता है, पोटेशियम जैसे है सॉलिड होता है, ठीक है। जो चीज आपने देख रखी है वो है, जैसे आयरन आपने देख रखा है, 26 नंबर पे आयरन दे रखा है। तो आयरन जैसे कि मेटल्स है, लेफ्ट तरफ है, तो ये हो जाएगा सॉलिड, आयरन सॉलिड ही होता है।
हमने देख रखा है प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। तो प्लेटिनम तो हमारा आपने देखा होगा कि ज्वेलरी में यूज करते हैं, गोल्ड हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, सिल्वर हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी में यूज करते हैं, तो ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। हम सॉलिड लिक्विड गैस पहचानते हैं। ओके, मरकरी आपने देखा होगा, मरकरी कैसा होता है? लिक्विड 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 फिर ठीक है। तो सारे अभी तक हमने जितने देखे थे मेटल जितने होते हैं सारे सॉलिड्स होते हैं, सिर्फ मरकरी ऐसा जो होता है जो कि लिक्विड होता है, जो कि थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि जब हम उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा होती है तो मरकरी का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। तो मरकरी इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सारे मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड। तो मेटल जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आयरन है आपका, और फिर जितने भी मेटल्स आप देखोगे वो सब बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। वंस अगेन देखते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल है। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले आयरन ही दिख रहा है, फिर निकल दिख रहा है, फिर कॉपर दिख रहा है, फिर जिंक दिख रहा है, नीचे सिल्वर दिख रहा है 47 नंबर पर, राइट। और फिर और क्या दिख रहा है, तो गोल्ड और प्लेटिनियम दिख रहा है। तो मेटल्स जो होते हैं बच्चों वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, सोडियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है, लिथियम जो होता है, इसको हम इजीली नाइफ से भी काट सकते हैं, ठीक है। जो हमारी नाइफ होती है चाकू से भी हम इसको इजीली वी कैन कट इट। तो मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस हैं कि मेटल सारे हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं, लिथियम भी हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। ओके, मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन। तो आपने देखा होगा कि मेटल की जो सरफेस होती है, जैसे कि आपकी अलमीरा हो गई या फिर आपकी जो स्कूल की बेल होती है, ठीक है, वो एक मतलब कि एक उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, वो शाइन करती रहती है। जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड शाइन करता है, ठीक है। सिल्वर मतलब कि एक लस्टर है, लस्टर का मतलब होता है शाइन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें एक लस्टर होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, जैसे कि मेटल्स हैं वो मैलिएबल होते हैं, जब हम उसको हैमर से हिट करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेटल जितने भी होते हैं दे कैन चेंज देयर शेप व्हेन बीटन। तो मैलिएबल मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है। पतली पतली अगर उनकी शीट्स बना सकते हो, या फिर उनको जब बीट करते हैं तो उनकी अगर शेप चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम मैलिएबल। देन फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कॉपर का वायर यूज करते हैं, कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, हमारे घर में आपने देखा होगा मेटल्स के वायर होते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जब हम उसको मतलब कि बीट करते हैं और मतलब वायर की शेप भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उसको एक वायर की फॉर्म में अगर बना लेते हो तो उसको आप कहते हो इट इज अ डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल सिंपली। ओके, देन पॉइंट नंबर 5, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम अगर आप आपके हाथ में रखोगे ना तो भी वो मतलब पिघल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, आप ही मुझको बताओ। ओके, व्हाट इज दिस मेल्टिंग पॉइंट? The point with solid state converts into temperature at which solid melts. ठीक है, ठीक है। इसमें एक्चुअली आप सिर्फ याद रखो मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर। तो यहीं से आप स्टार्ट कर दो। मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लेकिन वो जो चेंज होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे कि आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट्स किसका कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स सारे मेटल्स का हम देखते हैं।
ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर एल्यूमिनियम का जैसे दे रखा है 660 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रास का दे रखा है 930 सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम का दे रखा है 1000 सेंटीग्रेड, क्रोमियम गोल्ड का आप देख सकते हो 1063। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कितने ज्यादा हैं, मतलब ठीक है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वही मतलब कि 30 के अराउंड होता है, 25 से लेके 35। हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो भी 25 to 35 ऐसा होता है, राइट। तो मेटल्स का एक्चुअली क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। चलो बॉइलिंग पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। ओके देखो, एल्यूमिनियम का जैसे अभी हमने देखा था तो था उसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो सॉलिड से लिक्विड होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से गैस में हो रहा है तब आप उसका टेम्परेचर देखो डबल हो गया, मतलब कि 2470। और मतलब कि दूसरे भी देखते हैं, सारे मेटल्स का मतलब आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही मिलेगा। जैसे एल्यूमिनियम का इतना दिख रहा है, कॉपर का देखो आप 2575 दिख रहा है, गोल्ड का दिख रहा होगा 2800। तो ये मतलब कि मेल्ट होते हैं 1000 के अराउंड और बॉइल होते हैं अराउंड